नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय यादव उपस्थित हूँ आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था सैंधव सभ्यता, और सैंधव सभ्यता में हमारा जो वीडियो इससे पहले का आया था वो था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या सैंधव सभ्यता का विस्तार। ये वीडियो भी मेरा हड़प्पा सभ्यता पर का विस्तार उसी पे है। इस वीडियो से पहले का जो वीडियो मैंने बनाया है वो इससे पहले का वीडियो है। इस विस्तार को समझने के लिए मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पुराने वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको ज़रूर देखें। इससे पहले एक और वीडियो हमने डाला है सैंधव सभ्यता पे ही, खोज एवं उत्पत्ति। तो सैंधव सभ्यता पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। आप इन तीनों वीडियो को, सारे वीडियो को क्रम से देखें तो निस्संदेह सैंधव सभ्यता आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो भी लोग, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जो लोग यूपीपीएससी के लिए जीएस की तैयारी कर रहे हैं, या जीआईसी, एलटी या पीजीटी, टीजीटी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। उन लोगों के लिए जो अच्छी तरह से तैयारी सीरियसली कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी भूमिका के। तो मैंने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर, जो स्थल पाकिस्तान के भूभाग में पाए गए हैं या खोदे गए हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। क्योंकि आज़ादी के बाद 1947 से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान और भारत दो अलग देश हो जाते हैं। तो जो क्षेत्र पाकिस्तान का था उसमें भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने काम नहीं कर पाया। उसके बाद जो भी काम हम लोगों का हुआ वो भारतीय भूभाग में हुआ। तो इसलिए मैंने लिखा है आज के भारत में स्थित सैंधव स्थल या हड़प्पा स्थल। इसको मैंने स्टेट वाइज डिवाइड किया है ना। इसमें आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में जो भी सैंधव सभ्यता के स्थल मिले हैं उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है, जिससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस राज्य में उपलब्ध है या पाया जाता है, तो इस चीज़ में आपको मदद मिलेगी। बाकी मैंने आपको ये एक भारत का मैप बना के, हालांकि बहुत अच्छा मैप नहीं है, मैंने केवल आप लोगों के समझाने के लिए बनाया है और उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने यहाँ दर्शाया गया था पहले पाकिस्तान के जो सैंधव स्थल थे, हड़प्पा स्थल, उनको बता दिया है। अफ़गानिस्तान में जो दो थे उनको भी बता दिया है। अब हम लोग भारत पे बात कर रहे थे। ये मैंने विस्तार भी बताया था आपको। भारत का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सबसे पश्चिमी स्थल सुतगागेंडोन जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि हिंड नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में पड़ता है। तो ये सैंधव सभ्यता का आउटलाइन है विस्तार की। इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, महत्वपूर्ण जो स्थल हैं सैंधव स्थल, उनको दर्शाया है यहाँ पे। जैसे कि रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली राखीगढ़ी हरियाणा में है। हालांकि और भी स्थल हैं लेकिन जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे मेन नगरों को, मतलब स्थलों को ही दर्शाया है। बाकी मैंने ये जो जो पाए गए हैं मुख्य स्थल उनको यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हड़प्पा सभ्यता में भारत में हरियाणा में कौन कौन से नगर हैं, पंजाब में कौन कौन से मतलब स्थल हैं, राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में दैमाबाद है, ठीक है। गुजरात के जो स्थल हैं, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है मैप में आप देखेंगे, ये मैप में अगर आपको स्पष्ट दिख रहा हो, जूम करके देखिएगा तो दिखेगा। तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये कच्छ का रण है,
और नीचे खंपात की खाड़ी ये, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे दो तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से गुजरात के जो स्थल हैं वो कच्छ के रण में नहीं पाए जाते या पाए जाते हैं या खंपात की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने स्पष्ट आपको दर्शाया है देसलपुर, धौलावीरा और सुदकोदड़ा, ये 3 स्थल हैं जो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, है ना। इस पर सवाल बनता है। और उसके नीचे ये गुजरात में ही ये जो सिरा से निकला हुआ है ये है खंपात की खाड़ी। इसमें आपके मुख्य रूप से लोथल, रोजदी और बाकी और भी नगर हैं, स्थल हैं, वो पाए गए हैं। उनको मैंने यहाँ कैटेगराइज किया है। गुजरात में 2 भागों में डिवाइड किया है, खंपात की खाड़ी, कच्छ का रण। खंपात की खाड़ी में आपका रंगपुर, रोजदी, लोथल, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलौद, नागवाड़ा और भी हैं, लेकिन ये मैंने वो स्थल आपको हाईलाइटेड किए हैं जिनसे अक्सर कर सवाल पूछ लिए जाते हैं या ये पूछ लिया जाता है कि तेलौद संदर्भ स्थल किस राज्य में है, या और भी प्रभास पाटन, नागेश्वर को पूछा गया है। तो आप इसको ढंग से आप एक बार वीडियो को पूरा समझेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत सारे अच्छे फैक्ट मैंने डालने की कोशिश की है जो अक्सर का परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस चीज़ को आप अगर यहाँ दिख नहीं रहा हो तो इसको कृपया वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं, इसको भी जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, सेहवाल, कोड़ाल, मिताथल, बालू। पंजाब में आपका रोपड़, चक, बाडा, संघोल, डेर माजरा, गुरनीकला, हसनपुर सेकंड, ये भी पूछा गया है हसनपुर सेकंड किस राज्य में पाया जाता है। तो आप इनको देखेंगे तो याद आ जाएगा। राजस्थान में आपका महत्वपूर्ण नगर है कालीबंगा है, बालाथल है, तारखान, बालडोरा है ना। ऐसे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, बड़गांव है, आलमगीरपुर मेरठ में है, बड़गांव सहारनपुर में है, हुलास भी सहारनपुर में है, मांडी मुजफ्फरनगर में है, सनौली, ये अभी तत्काल में यूपीपीएससी में पूछा गया था प्री एग्ज़ाम में कि सनौली किस उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, तो ये बागपत में है, ठीक है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल भी मिले हैं, वो मैं आपको पुरातत्व मिला है उसको बारे में बताऊँगा एक एक करके। जो नगर तो बहुत हैं, स्थल बहुत मिले हैं, लेकिन हम उन्हीं पे फोकस करेंगे ज़्यादातर जो जिनसे सवाल बनते हैं या सवाल बनने की ज़्यादा प्रबल संभावनाएं या उनसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, ठीक है। ये है। इसके बाद मैंने इसी में से कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनको उनसे जो सामग्री मिली है उसका वर्णन आप यहाँ पे किया है, ठीक है। जैसे कि हरियाणा में राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी जो हरियाणा का जींद डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये स्थल पाया जाता है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की, लेकिन उत्खननकर्ता इसके अमरेंद्र नाथ हैं। कभी कभी देख रहे हैं किसी स्थल का उत्खननकर्ता और खोजकर्ता दोनों अलग अलग हैं, तो इस चीज़ पे आपका सवाल बन जाता है खोजकर्ता पे कि इसकी खुदाई किसने की विशेष रूप से। तो आप इस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज़ कीजिए। यहाँ से जो इस इस स्थल की जो विशेषता है वो ये है कि सरस्वती नदी के किनारे है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही कि जब सैंधव सभ्यता के शुरुआत में कुछ स्थलों को खोजा गया तो वो ज़्यादातर सिंधु नदी या सैंधव नदी के किनारे थे, लेकिन बाद के जो स्थल खोदे गए हैं उसमें ज़्यादातर नगर सरस्वती नदी के किनारे पाए गए। तो बहुत सारे सबसे ज़्यादा कभी सवाल आ जाए कि सैंधव सभ्यता के नगर सबसे ज़्यादा किस नदी के किनारे, या हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल सबसे ज़्यादा किस नदी से मिले हैं, तो है आपका जवाब होगा सरस्वती नदी। भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरास्थल है ये, ठीक है, भारतीय भूभाग में। बाकी ओवरऑल सैंधव सभ्यता में इससे बड़े हैं, लेकिन भारत की बात हो कि केवल भारतीय भूभाग में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है तो वो राखीगढ़ी। प्राप्त जो सामग्री है बिना लेख की एक मोहर मिली है, ठीक है। यहाँ से हड्डी से बनी हुई एक सुई, ठीक, लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से मिला है,
बच्चों द्वारा पिट्ठू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिला। ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है। बच्चों के द्वारा पिट्ठू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण, तो आप देख सकते हैं राखीगढ़ी से। युग्म समाधान का एक साक्ष्य मिलता है। टेराकोटा के बने पहिए छकड़ा गाड़ी जो बच्चे चलाते हैं वो है। टी के आकार की यज्ञ वेदी मिली है। देखिए यज्ञ वेदी के साक्ष्य कुछ कालीबंगा से भी मिले हैं, कुछ लोथल से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से ताज़ा खुदाई में यहाँ से भी राखीगढ़ी से भी यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं टी आकार के। ठीक है। मनके बनाने के कार्यशाला भी, यानी मनके बनाने का कारखाना यहाँ से भी मिला है। ऐसा लगभग 3000 अर्धनिर्मित मनके पाषाण के मिलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता का ये महत्वपूर्ण नगर है राखीगढ़ी। इससे जो भी पुरातात्विक सामग्री आपको मिली है इसको अच्छे से रीड करिए, इस पर सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरा जो नगर स्थल है बनावली, हरियाणी भाषा में बाणावली या बनावली, कहीं कहीं बड़ावली मिलेगा, बनावली एक ही बात है, वो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। ये हरियाणा के हिसार में पाया जाता है, ये मैंने ऊपर शो किया है। खोज में इसके खोज है वो उत्खननकर्ता RS विस्ट हैं। ठीक है, एक बार पूछा गया है तो ये मिलाने के लिए आ जाता है, कुछ स्थल दे देगा, उसमें उसके खोजकर्ता दे देगा कि इनको मिलाइए। तो आप ये खोजकर्ताओं ख़ास तौर पे और कौन सा नगर किस नदी के किनारे है इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा, यहाँ से जो प्राप्त सामग्रियाँ हैं वो तांबे का वाड़ाग्र समझ रहे होंगे, जो बाण चलाते हैं उसका आगे का जो सिरा होता है। मिट्टी का हल बनावली से बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर अगर पूछा जाता है कि हम मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है तो बनावली से। पत्थर का बटखरा, नगरों को तारांकित भागों में बांटती सड़कें। देखिए सैंधव सभ्यता की नगरी जो विशेषता है वो ये है कि समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप बनावली से तारांकित नगरों को विभाजित करने वाली तारांकित सड़कें हैं जो केवल और केवल यहाँ से मिली हैं, बनावली से। तो ये यहाँ का इसका स्पेशल फैक्ट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो सामग्री मिली है हर स्थल से उसमें से बहुत सामग्री कॉमन है, लेकिन कुछ सामग्री स्पेशल है जो केवल वहीं से मिली है। सवाल उस पर बनता है जो कहीं और नहीं है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप, केवल वहीं कौन सी सामग्री मिली है। ठीक है, तो जैसे ये तारांकित भागों में बांटती जो सड़कें हैं नगरों को, वो बनावली से। ठीक है। धनाढ़ व्यापारी और जौहरी के मकानों का साक्ष्य, एक मकान मिला है जहाँ से सारी सुविधाएं संपन्न एक मकान है, शौचालय भी है, रसोई भी है, कि बाथरूम है, ये सारी चीज़ें एक सेपरेट, और उसमें 2-4 कमरों का घर है, बाकी पानी की व्यवस्था, मतलब सारा एक व्यवस्थित एक घर मिला हुआ है, जिससे एक अंदाज़ा लगाया गया है कि वो एक व्यापारी का, धनाढ़ व्यापारी का घर है। ऐसे ही एक घर मिला है जिससे उसकी मतलब तुलना की गई है कि एक जौहरी का घर है। तो इन अच्छे अच्छे घरों को देखकर एक मतलब पुरातत्वविदों ने एक आइडिया लगाया कि जो बनावली है वो काफ़ी धनाढ़ शहर है, मतलब, तो इसलिए आपसे कभी सवाल पूछा है, समृद्ध लोगों का शहर भी कहा जाता है इसको, इसीलिए, मतलब समृद्ध जो धनाढ़ लोगों का शहर। घरों से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति में बताया था कि भारतीय जो क्षेत्र थे उन्हीं से सभ्यता का विकास हुआ। तो बनावली एक ऐसा उन स्थलों में से है जहाँ सैंधव सभ्यता के 3 चरण मिलते हैं। जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्राक सैंधव स्थल और परिपक्व सैंधव स्थल और उत्तर सैंधव स्थल, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा स्थल बातें की है। तो उनमें से तीनों चरणों के क्रमवार जो विकसित होते हैं उनके साक्ष्य हमें बनावली से मिलते हैं। ठीक है।
5-6 नगर थे, वो पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको मैंने दिखाया गया है कि कौन कौन से स्थलों से तीनों चरणों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप देखिए ज़रूर उस वीडियो को। तीसरा नगर है कालीबंगा, राजस्थान का। काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट ये स्थल है। इससे अक्सर कर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। कालीबंगा, सबसे पहला सवाल बनता है कि किन नदियों के संगम पे है। घग्गर और चौतंग नदी के तट पे है ये, ठीक है। राजस्थान के गंगानगर में है, लेकिन मतलब जिलों का कुछ विभाजन की वजह से ये अब वर्तमान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा ये आप गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक। खोज अमलानंद घोष और इसके उत्खननकर्ता बेबीलाल, इन दोनों को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर कर इनकी खोजकर्ता उत्खननकर्ता पूछे जाते हैं, ठीक। बेबीलाल एवं बीके थापड़। विशेषता क्या है? चूड़ी निर्माण का केंद्र, यहाँ लाख की चूड़ियाँ बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो वैसे भी राजस्थान में लाख की चूड़ियों का बहुत काम होता है, तो यहाँ से ये स्पेशली ये साक्ष्य मिला है। बाकी और नगरों में ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी राजधानी भी कहते हैं। इससे पहले आपको मैंने जो वीडियो बनाया पढ़ाया था, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया। तो सैंदव सभ्यता को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। तो ऐसे ही क्रम में कालीबंगा, क्योंकि काफ़ी विकसित स्थल है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में कहा जाता है। तीसरी राजधानी का कह देते हैं। तो कभी सवाल बन जाए तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जोता हुआ खेत हमेशा पूछा जाता रहता है। दोहरी मतलब मिश्रित खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं, मतलब एक साथ दो फसलों को उगाए जाने के साथ सरसों और बाकी फसलें मिश्रित खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप कालीबंगा को टिक कर सकते हैं। दुर्ग का द्विभागीकरण, यहाँ पे एक विशेषता ये है कि देखिए सैंदव सभ्यता के जब हम नगरीकरण पढ़ाएंगे तो और समझेंगे उसको। यहाँ का जो नगरीकरण का सिस्टम है, यहाँ दो टीले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो सैंदव सभ्यता में क्या है कि पश्चिमी टीला को दो भागों में बांटा गया है और प्रत्येक का पहले क्या है, कहीं कहीं क्या है कि दोनों टीलों को एक ही चार दीवारी से घिर दिया गया है। लेकिन कालीबंगा में क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक टीले की अलग अलग चार दीवारी की गई है, यानी दोनों का विभाजन कर दिया गया है। तो इसलिए दुर्ग का द्विभागीकरण यहाँ से इसका प्रमाण मिलता है। हवन कुंड के साक्ष्य वही मैंने आपको बताया था। और युग्म समाधान, यहाँ पे युग्म समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं, दो सभाओं को एक साथ समाधान करने का, ठीक। मेसोपोटामिया में जो प्रचलित बेलनाकार मोहर है उसका साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। हो सकता है व्यापार के दौरान हम लोगों का जो उस समय व्यापार जो होता था वो तत्कालीन जो सभ्यता थी मेसोपोटामियाई मिस्र की जो सभ्यताएं थी उनके साथ हम लोगों का सैंदव सभ्यता के लोग ट्रेड करते थे। तो उसी दौरान व्यापार के दौरान हो सकता है कोई मोहर मेसोपोटामिया की इधर आई हो। तो मेसोपोटामिया में प्रचलित जो मोहर थी वैसे ही आकार की यहाँ से कालीबंगा से एक मोहर मिली है, ठीक है। ऊँट की हड्डियाँ के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं। राजस्थान में वैसे भी ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ राजस्थान को ऊँट से कनेक्ट कर देना, कालीबंगा मतलब राजस्थान में है तो ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण, ठीक है। ये सवाल आपके लिए और इम्पोर्टेंट है कि भूकंप किस सैंदव स्थल से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, तो कालीबंगा। लकड़ी का परनाला है ना, पनारा बोलते हैं, कुछ लोग पनारा बोलते हैं, कुछ परनाला बोलते हैं। तो वही है जो पानी निकालने के लिए लकड़ी के परनाले का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अलंकृत ईंट, यहाँ पे क्या है कि एक मकान से कोई फर्श को पक्का बना के उसके बीच में जैसे हम लोग रंगोली वगैरह बनाते हैं, ऐसे ही फर्श को पक्का बना के ईंटों को अलंकृत किया गया है। तो अलंकृत ईंट का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। हाथी दांत की कंघी
यहाँ से मिली है। बेलनाकार तंदूर, ये तंदूर का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है। तंदूर यहाँ से मिला है, और जो भट्टियाँ का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से मिला है। आपको इन चीज़ों को, दोनों को थोड़ा सा रिलेट मतलब क्लियरली समझिएगा। कांस्य का दर्पण यहाँ से मिला है, तांबे का दर्पण हड़प्पा से मिला है, तो यहाँ कांस्य का दर्पण है। फर्श पर प्रतिच्छेदी व्रत का निर्माण, वही जो मैं आपको बता रहा था, अलंकृत वृक्ष था, व्रत, और उसी से वो अलंकृत ईंट उसमें लगाई गई थी। तो इसका प्रमाण केवल और केवल कालीबंगा में मिलता है। पैर से चलित चक्की, ये इसका भी प्रमाण केवल और केवल यही मिलता है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण, ये यहाँ से देखिए, एक खोपड़ी मिली है बच्चे की, उसमें से 6 छिद्र पाए गए हैं कि ये मतलब खोपड़ी में, कंकाल में, तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि शायद हो सकता है इसको शल्य चिकित्सा की गई हो, उस दौरान इसमें उसका छेद हुए किए गए हों। तो शल्य चिकित्सा का प्राचीन मतलब संदर्भ सभ्यता में जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। ये सड़क को पक्का बनाने का प्रमाण, यहाँ से जैसे जनरली सड़कें कच्ची बनाई गई हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ से सड़क को पक्का बनाने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। व्याघ्र के अंकन वाली एक मोहर भी यहाँ से मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको बहुत बारीकी से आपके लिए कलेक्शन किया गया है। आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनको एक बार देखिए, मेरे वीडियो को सुनिए, उसके बाद और भी है तो इसको पॉज करके एक चीज़ों को देखिए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नगर स्थल और बचे हुए हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए मैं बनाऊँगा। बाकी इसको देखने के बाद निस्संदेह आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इन उत्खनन सामग्रियों पर थोड़ा सा गौर करके इनको याद करिएगा, क्योंकि यही सामग्री आगे के संदर्भ सभ्यता के बाकी चीज़ों के निर्माण में काम आएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको ट्रेड दर्शाना हो, आपको समाज का मूल्यांकन करना हो, आपको वहाँ की नगरीकरण के बारे में बताना हो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। वीडियो आप लोग ज़रूर देखते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मित्रों, और अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, जो भी आपको जैसा भी लगे उसका कमेंट करिए, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।